नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक अलग सेशन के साथ में आप हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं। और इस चैनल पे अक्सर आप लोग देखते रहे हैं कि कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं जो अपने अपने फील्ड में देश के अलग अलग शहरों में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म के तहत आगे बढ़ाते हुए एक मोटिवेशन प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसी क्रम में हमारे साथ आज जुड़ रही है बिहार के अररिया जिला के फॉरबिसगंज अनुमंडल की मधुसूदी जी, जो आपके हमारे एज की ही है और इन तमाम चीज़ों में आगे रहते हुए, समाज सेवा की दिशा में आगे रहते हुए, इन छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि उनसे हम आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी क्रम में हम उनको जोड़ते हैं मधुसूदी जी को। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मधु आपका। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को आप अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस करें ताकि फिर आगे अपने लोगों की चर्चा हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता था कि शायद मैंने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी तुरंत मिलेगी। सो थैंक यू सो मच इतनी जल्दी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नाम मधुसूदन है, जैसा कि आपने बताया कि मैं फॉरबिसगंज से बिलोंग करती हूँ। यहीं से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी 12th की एजुकेशन मैंने यहाँ से कंप्लीट की। मैंने अपनी 6 क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ और उसके बाद चूँकि हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम 6th के बाद की जो एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू कर पाएँ। तो सोसाइटी के सब लोगों ने बोला कि बड़े लड़के हैं एंड देन लड़की है, तो क्यों ना लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए और लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। पर जो मेरे पेरेंट्स थे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बोला कि नहीं, बेटा हो या बेटी दोनों को एक ही एजुकेशन देंगे। और हम दोनों उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में चले गए। यानी कि 6th के बाद से मेरी जो एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। मैंने अपनी 10th की है गोयल स्कूल से, और जितने भी फॉरबिसगंज के लोग हैं वो जान रहे होंगे गोयल स्कूल कहाँ पे है। उसके बाद मैं 10th में भी टॉप 3 में थी। 12th मैंने किया अली अकेडमी से, वहाँ पे भी मैं टॉप 3 में थी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और अच्छा करना है। सो मैंने 11 महीने के लिए 1 साल के क्रैश कोर्स के लिए हमारे माँ बाप ने, मैंने कुछ कर्ज लिए और कर्ज लेके मैं कोटा गई। वहाँ पे जाके मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया। एडवांस क्वालिफाई मैं नहीं कर पाई और बहुत सारी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के इंट्रांस मैंने क्वालिफाई की, और जो उसमें से सबसे बेस्ट मुझे मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था कि 12th में मैंने टॉप 1% में थी, 12th में अपने बिहार बोर्ड में। सो मुझे एक एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हुई थी उस एग्ज़ाम को देने के लिए, और फर्स्ट बार में ही मैंने उसे क्वालिफाई कर लिया था। और क्वालिफाई करने के बाद पहली बार में ही मेरा उस कॉलेज में हो गया था, आइजर कोलकाता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। मुझे आईआईटी में जाने का मेरा सपना था। मुझे वो इंडियन टैग बहुत पसंद था, आईआईटी इंडियन। तो मैंने एनआईटी को छोड़ के मैं इंडियन वाले टैग में चले गई, आइजर कोलकाता में चले गई। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला, और मैं बचपन से मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ। सो मुझे रिसर्च में जाने का मौका मिल रहा था तो मैं रिसर्च में चले गई। वहाँ से मैं, जब मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई, जब मुझे ये लगा कि मैं रिसर्च में आई हूँ, अच्छे कॉलेज में गई मैं, और वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। मतलब कॉलेज में जाने से पहले तक मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वहाँ पे जस्ट पहुँची तो स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो एकदम हाई पीक पे था। वैसे इन्वायरमेंट मैंने कभी नहीं देखी थी, वैसे जो रूम मुझे मिला था, जो कॉलेजेस के क्लासेस थे, वो चीज़ थी। जो लैब मुझे मिला था, आज तक 12th तक मैंने लैब नहीं देखा था कि कैसे साइंस में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहली बार वहाँ पे जाके मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट की थी। तो वो सब कुछ लगा रहा था कि लाइफ में सबसे ज़्यादा हाई पीक में मैं हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। बहुत अच्छे फॉरेन के भी कुछ स्टूडेंट आके हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे लगता था बस लाइफ सेट है, कुछ भी नहीं है। बीएसएमएस करो, यहाँ से पीएचडी करो एंड लाइफ सेट है, कुछ भी नहीं है। तो एकदम पूरा पीक पे थी। एंड उसी टाइम पे एक व्यक्ति की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। कॉलेज के सेकेंड सेम में थी मैं, और उस टाइम पे मेरे एक अलग फील्ड के बारे में मुझे जानकारी मिली, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। एंड उसके बारे में विच बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग? जान। नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब सेकंड सेम में थी तो मुझे पता चला
एंड कोई भी चीज़ करना है या नहीं करना है, एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले, तो आपको करना है उस अपॉर्चुनिटी में, उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। अक्सर मैंने सुना है लोग ये बोल देते हैं कि नहीं मुझे उस फील्ड में नहीं जाना बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी फील्ड में जाना है, नहीं जाना ये बात की बात है। जो कोई अपॉर्चुनिटी आए पहले एक बार समझ लें कि अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैंने उस चीज़ को समझना स्टार्ट किया एंड चूँकि मैं रिसर्च में थी एंड मुझे डेटा समझ में आता था। मैंने बहुत सारे चूँकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा। तो स्टा और वहाँ पे मुझे सारी रिसोर्सेज़ अवेलेबल थी। रिसोर्सेज़ लाइक इंटरनेट अवेलेबल था, मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल था, इंग्लिश समझ में आती थी, डेटा समझ में आती थी। तो वो सारी रिसोर्सेज़ मेरे काम आई और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की डेटा समझ में आई और मुझे लगा कि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जो मेरी लाइफ़ को चेंज कर सकता है। कुछ सवाल थे मेरे, जिस सवाल का आंसर मुझे इस फ़ील्ड में मिल रहा था, सो आई जॉइन्ड नेटवर्क मार्केटिंग एंड तभी से लगातार एजुकेशन के साथ में मैंने धीरे-धीरे करना स्टार्ट करा, सीखना स्टार्ट करा और धीरे-धीरे एक टाइम के बाद ऐसा भी आया कि मैं उस फ़ील्ड में भी अच्छा करने लगी। उस फील्ड में बहुत अच्छा करने लगी और अच्छा करने लगी, इस तरीके से करने लगी कि मैं अपनी एजुकेशन के साथ में जिस कंपनी के साथ में गई, उस कंपनी की अभी मैं यंगेस्ट अचीवर हूँ। सबसे कम टाइम में इस लेवल को अचीव मैंने किया है और ये मेरी अभी तक जर्नी है। इस 5-6 साल की जर्नी में कॉलेज की के बाद जब मैं इस फील्ड में आई, इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो सीखा है अब सिखाने का काम करती हूँ भाया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, भाया ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म। मेरे सेमिनार भी होते हैं, मेरे वेबिनार भी होते हैं और यूट्यूब सेशन भी आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस 5-6 साल में मैं लोगों के साथ वो साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ ताकि उन लोगों की लाइफ चेंज हो सके। खासकर जो यूथ है, खासकर जो वुमेन है, जो लड़कियाँ हैं, जिनको पता नहीं लाइफ में क्या करना है, कुछ ना कुछ उन्हें मैं दे सकूँ। मधु में एक लाइन आपने अभी कहा कि पहले सीखा और अब सिखा रही हूँ। राइट। ये स्टेटमेंट आपको कहाँ से आया, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि जनरली लोगों के बीच में ये होता है कि ठीक है हमने अब ये चीज सीख ली है, अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ और सीखना है। लेकिन आपने कुछ सीखने के बाद अब दूसरे को उसी चीज को सिखाने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं। ये चीजें आपके दिमाग में कैसे? सी ये बचपन से था। आई डोंट नो कब से आया लेकिन ये ऐसा था कि ये क्यूरियोसिटी पहले से थी। जब मैं अपने स्कूल लेवल में भी जब थी, जब मैं 8, 9, 10th में थी, जब मैं कुछ न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मुझे कुछ अच्छी टॉपिक लगती थी, तो मैं जब जाती थी एंड लंच का टाइम में या जो स्कूल का जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम पे सब लोग बैठे रहते थे, तो मैं ऐसे ही मैं बोलती थी, "पता है आज मैंने क्या सीखा? पता है ऐसा मैंने सीखा है।" तो ये चीज़ मेरा शेयर करने का था और मुझे लगता है जो चीज़ हम सीख के अगर शेयर कर देते हैं, वो चीज़ कभी हम भूलते नहीं हैं। और ऐसा देखिए ना, जब भी आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अपने दोस्त को अगर आपने उसको सिखा दिया, तो फिर वो चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये कॉलेज लाइफ में भी मैंने देखा, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी, मैं सीखती थी, उसको सिखाने की कोशिश करती थी या बेसिकली शेयर करती थी, तो उससे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाती थी। तो ऐसा ही था। आप बिहार के अररिया जिला के बहुत छोटे से शहर से संबंध रखती हैं और जैसा आपने बताया कि आपका पारिवारिक जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में आ रही थी, उस समय आपने अपने परिवार को क्या समझाया? बिकॉज उन्होंने भी कुछ कहा होगा आपको द मोमेंट यू वांटेड टू एंटर इनटू दिस फील्ड, तो उन्होंने भी आपको कुछ बताया होगा, कुछ सीख, बिकॉज वह आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे तजुर्बा ज्यादा है, वह आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। हाउ डिड यू हैंडल ऑल दैट थिंग्स? सी जब मैंने स्टार्ट करा था, तो ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से स्टार्ट करा था। जब मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, इनफैक्ट जब मैं अपनी स्कूल टाइम पे थी, 10th 11th 12th में थी, तो मुझे 11th 12th में ही बाहर जाना था एजुकेशन के लिए, क्योंकि फॉरबिसगंज में कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो साइंस होना चाहिए, वो साइंस की जो नीड है वो शायद मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो लैब की चीज़ें होती है वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कुछ ना कुछ करना था। तो जब मैं 11th में थी, उस टाइम पे जो नवोदय के बच्चे होते थे, वो जब समर वेकेशन में आते थे, तो हम और मेरे भाई मैं और मेरे भाई मिलके उसका क्रैश कोर्स करवाते थे। मैं फिज़िक्स पढ़ाती थी 9th 10th वाले को और मेरा जो भाई था वो मैथ्स पढ़ाता था।
तो वो क्रैश कोर्स करवाते थे ताकि हम कुछ पैसे अर्न कर पाएँ, ताकि हमारा कुछ जो पढ़ाई का कुछ बुक्स हम ले पाएँ। तो ऐसा नहीं था कि जी। पेरेंट्स का कुछ ऐसा दबाव था कि आप मत करो। हमें पता था कि हम क्या कर सकते थे और हमने किया। तो पेरेंट्स की तरफ से हमेशा ये थी कि तुम अपनी मन की कर सकती हो। सो मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है और कुछ अलग-अलग चीज़ें भी हम लोगों ने की थी। हाँ, लेकिन जब मार्केटिंग के फील्ड में आई थी, तो चूँकि मैं बाहर में थी, कोलकाता में मैंने स्टार्ट करा था ये मार्केटिंग का फील्ड, और मेरे पेरेंट्स को मुझ पे शायद भरोसा था। तो कभी उन्होंने डायरेक्टली मना नहीं किया, बस वो ये बोलते थे कि पढ़ाई खराब ना करना ये सब। तो मेरे पास एक प्रेशर रहता था कि मेरे दोस्त का नंबर कम आ जाए तो चलेगा, बट मेरा नंबर ठीक-ठाक आना चाहिए। एक तो स्कॉलरशिप का मेरा पे प्रेशर था कि अगर मेरा 7 सीजीपीए से कम आता है तो मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। तो मुझे ऑलवेज़ 7 सीजीपीए मेंटेन रखना है या उससे ऊपर रखना पड़ता था, ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिलती रहे। और साथ में ये भी प्रेशर होता था, चूँकि मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, चूँकि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रही हूँ, सो मुझे अपना एक मार्क्स मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग ये बोलेंगे, ये लड़की मार्केटिंग में है, सो इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो लोग ये ना बोले, इसलिए एक अच्छा खासा प्रेशर रहता था, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते थे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और जब रिजल्ट्स मैं दिखाती थी कि रिजल्ट ठीक-ठाक आ रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा हेल्प कर पा रही हूँ, तो एक टाइम के बाद है ना वो प्रेशर नहीं आता। बेसिकली हमें प्रूव करना होता है। सो आपने जैसे बोला कि समाज के लोग बोलेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इसलिए इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो यू नीड टू प्रूव ऑल दैट थिंग्स। आप एक तरीके से तो रिजल्ट से अपने आप को प्रूव कर सकते थे कि ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा करियर में कोई दिक्कत नहीं हो। बट जब कोई ऐसे इंसान या कुछ ऐसी चीजें आपके माँ पिताजी को पता लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये डिसएडवांटेज है, नेटवर्क मार्केटिंग का दैट बिकॉज बिकॉज अगर बात आ चुकी है इस तरीके की कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स की बात है, तो हो सकता है कि पीपल विल नॉट फिगर थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग। वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बात जरूर हो सकती है। तो क्या ऐसी कोई नेगेटिव बात आपके सामने रखी गई थी, और हाउ डिड यू हैंडल दैट इफ दैट कम्स अप? हाँ, रखा गया था, नॉट फ्रॉम दी फैमिली मेंबर्स बट आउटसाइड से। फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे ये बोला गया था, चूँकि तुम स्कॉलरशिप ले रही हो तो तुम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकती, यू शुड फोकस ऑन ओनली स्टडी, ऐसे करके। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे करती थी कि जो मेरा क्लासेस होती थी वो मंडे टू फ्राइडे होती थी। सो जब मैं सैटरडे संडे बाहर निकल के काम करती थी, तो पहले तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन बाद में मेरे सीनियर लोगों को पता चलने लगा। तो एक बार ऐसा भी हुआ, आई नो कि वो सीनियर मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे, बट एक बनी बनाई रोड पाथ थी, उस पाथ पे मैं नहीं चल रही थी। मैं एक डिफरेंट पाथ पे चल रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सैटरडे संडे काम करके मैं वापस आई थी, संडे की नाइट को मैं वापस आई थी। अराउंड 8 और 9 पीएम हो रहे थे, और अचानक से एक सीनियर का मेरे पास ये फ़ोन आया कि यहाँ पे आ जाओ। तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना काम करके आई हूँ, तो शायद ये लोग कुछ पार्टी-वार्टी देंगे या कुछ अच्छा मेरे लिए सोचे होंगे। एंड मैं वहाँ पे पहुँची। तो हम लोग का जो कॉलेज है वो बहुत ही खुला माहौल का है, मतलब रात के 2 बजे भी आओ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं था, तो रात को भी मिल सकते थे 11-12 बजे। तो अराउंड 10 11 पीएम हम लोग वहाँ पे पहुँची थी, मैं वहाँ पे पहुँची थी और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, एंड आस-पास बहुत सारे सीनियर लोग खड़े हैं, सीनियर मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं, जो मेरे से 3 साल 4 साल बड़े हैं। एंड वो सभी जो वहाँ पे मुझे समझाना क्या, बेसिकली डाँटना स्टार्ट किए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप रिसर्च कॉलेज में हो, आपको मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारी बातें वो बताने लगे। एंड उन्होंने इतना ज़्यादा बोला, एंड चूँकि सिंस मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की थोड़ी इमोशनल होती है, तो उनकी आँखों से थोड़ी-सी आँसू निकल आते हैं, तो वहाँ पे मैं ऐसा लगा था मैं खड़े-खड़े रो रही हूँ, इस तरीके की सिचुएशन थी। एंड जस्ट मैं वहाँ पे खड़ी थी, एंड मैंने अपनी गर्दन थोड़ी-सी घुमाई, उस सीधे में उधर मैंने देखा कि एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो लड़का सिगरेट पी रहा है। एंड वो लड़का जो सिगरेट पी रहा है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा अलग काम कर रही हूँ, तो मुझे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। एंड दैट मोमेंट मैं सोची कि लोग गलत करने वाले को कुछ नहीं बोलते हैं, बोल रहे हैं दैट मीन्स कुछ ना कुछ अच्छा कर रही हूँ इसलिए बोल रहे हैं, तो चलो और अच्छा करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं समझा इस बारे में, और मेरे जो इस बिज़नेस में जो मेरे गुरु थे, मैंने उनको ये बात उनको बताई मैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मध उन्होंने बोला कि मधु एक काम करो, या तो तुम उसको समझा दो, अच्छे से समझा दो, या तो तुम समझा दो, या तुम समझना बंद कर दो। तुम्हारे पास 2 कान हैं, तुम्हें ये डिसाइड करना चाहिए कि एक कान से सुन के क्या दूसरे कान से निकालना है, और क्या एक कान से सुन के अंदर में ले जाके उसको एनर्जी बना के उस पे काम करना है।
सो उसके बाद से मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। आज वही सीनियर लोग हैं जो ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आता है, बोलता है कि हाँ, मधु बहुत अच्छी कर रही है, लड़की फोड़ रही है, इस तरीके की बात आती है। तो होता रहता है, आता-जाता रहता है। तो क्या इन तरीके की बातें जब हुई थी, तो क्या सोसाइटी को लेकर के आपके अंदर में कोई नेगेटिव भावना पैदा हुई? थोड़ा-सा तो पैदा हुआ था। मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा था कि शायद ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जो माइंडसेट डेवलप किया गया है ना, एज़ ए मिडल क्लास फैमिली, एज़ ए लोअर क्लास फैमिली और बिहार में खासकर लड़कियों के लिए या लड़की क्या बोले यूथ के लिए, हमें बोला जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। पर कोई ये नहीं बोलता कि नौकरी कितने का करूँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक मुझे किसी ने वो नहीं बोला कि मधु ऐसी नौकरी करना जहाँ पे 50,000 रुपया महीना कमाओ या ऐसी नौकरी करना जहाँ पे 1 लाख रुपया महीना कमाओ या ऐसी नौकरी करना जहाँ पे 5 लाख रुपया महीना कमाओ। वो बस बोलते हैं नौकरी करो। अब वो नौकरी कितने का क्योंकि 5,000 का भी है, 15,000 का भी है। तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन एक यूथ को चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का भी बोले तो गर्ल्स को उतना टाइम नहीं मिलता है जितना कि गर्ल्स को बॉयज को उतना टाइम मिलता है जितना गर्ल्स को नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है एक लड़की की तो उसमें प्रेशर आने लगता है शादी का। बट एक लड़की को टाइम मिलता है जब तक उसके पास पैसा कमाने ना लगे, जब तक उसके पास जॉब ना आ जाए। यानी कि बॉयज के लिए आप 30 साल वेट कर सकते हैं, 35 साल वेट कर सकते हैं, पर लड़की को आप 2 साल एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है लड़कियों की पढ़ाई को रोक दिया जाता है क्योंकि बोला जाता है कि लड़की की पढ़ाई पे खर्च करेंगे तो दहेज में क्या देंगे। और बिहार में बहुत ज्यादा होता है कि हम उनकी पढ़ाई को रोक के उस पैसे को बचा के रखते हैं और उस पैसे को हम दहेज के रूप में देते हैं, डॉरी के रूप में देते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या डॉरी देने से उसकी लाइफ को आप सिक्योर कर पा रहे हैं? एक डेटा अगर आप देखेंगे तो इन एवरी 90 मिनट, हर 90 मिनट में एक लड़की को जलाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है दहेज के नाम पे। हम इंडियन सोसाइटी ये बोलते हैं कि हम लड़कियों की शादी करके हम गंगा नहा लेते हैं, पर बात ये है कि हम जो सोचते हैं कि गंगा नहा लेते हैं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि दहेज देके जो आप शादी कर रहे हैं उसी गंगा में आपकी बेटी की राख को बहाना पड़ सकता है। ये सिचुएशन है। और हम ये बहुत सारी चीजें, एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं बोलने को। एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, लड़कियों को टाइम नहीं मिलता है, दहेज के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही है। और एक चीज और अगर वो बोलूं, अगर हम लोग यूथ अगर कुछ करना भी चाहते हैं अपनी एजुकेशन के टाइम पे तो सोसाइटी हमें करने नहीं देती है। हमें सिखाया जाता है कि बेटा जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो तब तक कुछ मत करो। लेकिन बात यह है कि पढ़ाई कंप्लीट तक अगर हम रुकेंगे तो हमारा जो यूथ है, जो हमारा चरम एनर्जी होती है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई खत्म करते करते किसी का 25 साल हो रहा है, 30 साल हो रहा है, कोई और ज्यादा हायर एजुकेशन में जा रहा है। लेकिन ज्यादातर एनर्जी तो 20 से 30 साल की उम्र में है और ये हम बस पढ़ाई करने में गुजार रहे हैं। अगर ये समय हम थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड करने में लगा दे तो आज हमारी जो कंट्री है, जो यूथ कंट्री होते भी हुए भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हम कहने को यूथ कंट्री है पर हमारा यूथ तो काम ही नहीं करता सर, काम ही नहीं करता। मधु, आपने एक बात कही यूथ को लेकर के, तो हमारा देश भारत सबसे ज्यादा युवाओं को अपने साथ रखने वाला पूरे विश्व में सबसे एक नंबर वाला देश है और हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे द्वारा उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम ये एक्सेप्ट भी हमें करना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे यूथ का भविष्य, हमारे यूथ का फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधकार में ही जा रहा है। मैं इसी चीज को देखते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यू आर ऑल्सो अ यूथ और आपके आसपास में भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे बच्चे लड़के होंगे, सब लोग होंगे। आप जब अपने घर आते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा टूर भी रहता है अलग अलग जगहों पे, जब आप अलग अलग जगहों पर जाते हैं उस समय वहां के यूथ जो आपके साथ जुड़ते हैं और जो आपके यूथ जो आपके घर के पास में रहते हैं, उन दोनों के बीच में आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं? व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दिस थिंग्स इज बिकॉज आप अलग स्टेट में भी कभी कभी जाते हो, उस स्टेट के यूथ में क्या है, बिहार के यूथ में क्या है, बिकॉज बिहार में भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कि वो कुछ कर सके। कुछ भी हो सकता है, शायद उनके पास रास्ते नहीं हो, कुछ हो सकता है कि उनको कुछ रास्ता दिखाया नहीं जा रहा हो,
देयर आर लैक ऑफ द मोटिवेशन, लैक ऑफ, हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों की भी दिक्कत होंगी, लेकिन आप कैसे देखते हैं इन दोनों स्टेट्स के यूथ को? सर माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू जो मैं बिहार में देखती हूँ और अदर स्टेट में देखती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर बहुत डिफरेंसेस तो हैं। बिकॉज कि मैं बहुत सारे ऐसे सेमिनार में गई हूँ जहाँ पे मैं इंटरप्रेन्योरशिप के जो माइंडसेट है उसको मैं देखी हूँ कि एक ऐसा भी सेमिनार में गई थी जहाँ पे 16 साल, 18 साल, 20 साल का जो लड़का था, वो लड़का वो पैसे के बारे में समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ रहा था। वो उस टाइम पे जो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कि मैं कैसे अपनी कंट्री के लिए काम कर सकूं, वो कैसे जॉब क्रिएटर बन सके, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन हमारी जो यूथ है, जो हमारे आसपास है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पूरा बिहार में ऐसा है, बल बहुत सारी जगह पे वो जॉब क्रिएटर के बारे में, क्रिएटिंग दी जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो जॉब सीकर माइंडसेट से हैं, उनको जॉब चाहिए। और वो जॉब कब तक चाहिए वो भी डिसाइड नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो तब तक फॉर्म भरते रहते हैं जब तक कि सरकार उसको ये ना बोल दे कि भैया तू अब ये फॉर्म भरने के लायक नहीं हो। दैट मीन्स जब तक कि उसका एज खत्म नहीं हो जाता। और जब उसी उसी यूथ के पास अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे कि भैया आप इससे पैसे कमा सकते हो, तो वो बोलते हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। तो उनसे पूछिए कि आपके इंटरेस्ट का काम क्या है, तो वो बोलेंगे कि मेरा इंटरेस्ट है जॉब में। लेकिन बात यह है कि जॉब में कौन सा जॉब, वो एक साथ एसएससी का भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे का भी भर रहे होते हैं, और अलग अलग बैंकिंग सेक्टर का भी भर रहे होते हैं, ग्रुप डी का भी भर रहे होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता यूथ का इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि एक साथ आप बैंकिंग का भी सोच रहे होते, रेलवे का भी सोच रहे होते, एसएससी का भी सोच रहे थे, यूपीएससी का भी फॉर्म भर रहे होते। तो एक तो हमारे यूथ का मधु, है ना इसमें मैं आपसे इंटरेस्ट पता एक नहीं। बार रोक करके आपसे पूछना चाहता हूँ इन्हीं चीजों में, कि जब यूथ अनएम्प्लॉयड होते हैं, और चूंकि मैं ज्यादातर बिहार के अलग अलग जगहों पर घूमता हूँ, यूथ के साथ कनेक्ट होता हूँ, बिहार के यूथ एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दिल से अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि एक एक कहावत है कि नहीं मामा से काना मामा बढ़िया। तो ये चीज है कि ठीक है, अगर बैंकिंग नहीं होगा तो एसएससी में हो जाएगा, हमारा रेलवे में हो जाएगा, हमारा बीपीएससी कर लेते, जो भी चीजें हैं, उनको लगता है ठीक है, नहीं कुछ होगा तो हमारा क्लर्क में ही बहाली हो जाएगी। तो वो कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है तो वो उसको मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में कोई भी अपॉर्चुनिटी 2 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार निकलती है। तो वो इन चीजों को कैसे मैनेज करें? सर मैं यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी, मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगी कि इंडिया में किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, सभी के सभी यूथ को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जॉब की सीट्स हैं और जो नंबर ऑफ यूथ्स है दोनों मैच नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी, ये नंबर ऑफ सीट्स जो होगी वो कम होती जाएगी। इनफैक्ट जो आपको जो बिजनेस सेक्टर में हैं, जो एक बहुत बड़ी सिस्टम को चला रहे हैं, उनके पास भी अगर ये चीज आएगा कि उनको रेट रेट ठीक करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब पे रखा जाए, तो वहां की जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, कंपेयर टू कि वहां पे अगर एक सिस्टम बिल्ड किया जाए, वहां पे कुछ मशीन्स लगा दी जाए। तो कॉस्टिंग को कम करने के लिए आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, और वो चीजें जो है जॉब हटाएगी हटाएगी। मेन चीज ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो यूथ है वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, इसलिए वो एक साथ सभी फॉर्म भरती है। लेकिन बात यह है कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में ही क्यों देखते हैं। ये अपॉर्चुनिटी वो तब भी मिस ना करे जब उनको इंटरप्रेन्योरशिप बनने का माइंडसेट डेवलप करने के लिए मिला। जब उनको इंटरप्रेन्योरशिप में जाने का मौका मिले तब भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। दैट मीन्स वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ जॉब लेने के लिए ना सोचे, वो जॉब देने की अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट जब करने लगेंगे, तभी हमारा जो यूथ है वो आगे निकल पाएगा। तो वो सिर्फ हमेशा जॉब लेने की बात करता है, इसलिए हम लोग पीछे हैं। जिस दिन हम जॉब देने की बात करने लगेंगे, हम जीडीपी में ग्रोथ की बात करेंगे, तब हम बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। हम गवर्नमेंट से सिर्फ लेने की बात ना करें, हम देने की बात करें। इसलिए आज के टाइम पे स्किल इंडिया की बात की जा रही है। आज के जितने भी ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट हैं, क्या आप सिर्फ ग्रेजुएशन वाले लोगों को, सिर्फ आप बताइए, आप क्या जॉब पे रखेंगे विदाउट एनी टेक्निकल स्किल? आप खुद नहीं रखेंगे सर, मैं खुद नहीं रखूंगी।
तो हम स्किल की बात करेंगे। और स्किल जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठ के बस एक डिग्री मिलने से नहीं होगा, वो स्किल होगा जब हम फील्ड में निकल के काम करेंगे। और फील्ड में निकल के तब काम करेंगे जब हम कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और उस पर लगातार वर्क करेंगे। तो स्किल की बात करेंगे सर आज। मधु, आप काफी अच्छा बोलती भी हैं और यही खूबी भी है, मुझे लगता है कि आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं और आपकी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप देश की आधी आबादी के साथ कनेक्ट होती हैं, मेरा मतलब महिलाओं और बच्चियों से है, कि जब आप उनके साथ कनेक्ट होती हैं तो आप उनके अंदर किस तरीके के जज्बा पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ती है? क्योंकि जब आप उनके साथ बातचीत करती होंगी तो जरूर आपके माइंडसेट में, आपके माइंड में कुछ सेट होगा कि हमें आज इनके साथ इन तरीके की बातें करनी है। तो आप क्या सोचकर उनके साथ बात करती हैं? मैं बात नहीं करती हूँ, मैं सर कुछ सवाल पूछती हूँ, और वो सवाल कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि वो सवाल वैलिड है। मैं सिंपली जब महिलाओं के सामने बैठती हूँ, मैं सिंपली उनसे पूछती हूँ कि आप जब पैदा हुई, मतलब मैं जब पैदा हुई तो मुझे एक नाम दिया गया, मेरे पिताजी का नाम। और मैं जब बड़ी हुई, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तब मैं अपने पिताजी के नाम से जीने लगी। और जैसे ही मैं एक उम्र तक पहुंची, हो सकता है पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब में गई या बिजनेस में गए, कहीं पे भी गई, और वहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, फटाफट फटाफट शादी की बात की जाती है। हाँ, लड़की को जॉब लग गई, लड़की को या जॉब नहीं लगी तो भी शादी, जॉब लग गई तो भी शादी। और शादी के बाद फिर वो नाम जो है पिता से चेंज हो जाता है पति का, हमारा सरनेम लग जाता है, पति के नाम में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चे होते हैं, फिर बच्चे को बड़ा करने में टाइम लग जाता है, और फिर धीरे 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 करने के बाद वो पति का नाम दब जाता है, फिर बेटे के नाम या बेटी के नाम से जाने लगते हैं। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं पिता के नाम से, फिर बड़े होते हैं शादी के बाद पति के नाम से, फिर उसके बाद अपने बेटे या बेटी के नाम से। तो मेरा सवाल बस ये है कि मेरा जो नाम मधु है और बाहर नाम सीता, गीता, नेहा, मोना जो भी है, वो सारे जो नाम है, क्या नाम बस आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए और या सिर्फ वोट देने के लिए? वो नाम किस लिए है? कितनी महिलाएं हिंदुस्तान में जो अपना घर का एड्रेस अपने नाम से देती है, और ये नाम खो सा गया है। अब इस नाम को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये अगर मेरा नाम है तो इस नाम को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना पड़ेगा। यही सवाल जब मैं लोगों से पूछती हूँ, महिलाओं से पूछती हूँ ना, तो उन्हें लगता है सच में मुझे इस पे काम करने की जरूरत है। तो क्या आपके एक सवाल से और जितनी महिलाएं या जितनी बच्चियां आपके पास में रहती हैं, वो क्या आपके एक ही सवाल से इतना ज्यादा अवेयर हो जाती है कि वो आपके साथ जुड़ करके अपने स्वाभिमान के लिए, अपने जीविका के लिए कर्म करना शुरू कर देती है? क्या एक ही सवाल काफी होता है? ये एक बेसिक सवाल है सर, इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सवाल की बात करूं, तो जिस जब हम मदरहुड में जाते हैं ना, तो मैंने एक एग्जांपल में देखी थी। एक मैं ट्रेन में आ रही थी, एंड ट्रेन में आने के बाद एक आंटी बैठी थी मेरे सामने। उन्होंने बोला कि उन्होंने सब बातें बताना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि अभी जस्ट मेरी जो बहू है उसने जॉब छोड़ी है। मैं बोली कि जॉब क्यों छोड़ी? तो उन्होंने बोला कि वो मदरहुड में इंटर कर रही है, मतलब वो माँ बनने वाली है। तो बेसिकली मैंने ये देखा कि जो हम लोग होते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना जॉब लेते हैं, और जॉब लेने के बाद जब हम मदरहुड में जाते हैं, हम अपना जॉब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि हमें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो हमने वो सेक्रीफाइस किया, और सेक्रीफाइस करके हम अपनी फैमिली के लिए वो सेक्रीफाइस किए, मदरहुड में गए। एक लड़का हुआ या लड़की हुई, जो भी हुए, उसके बाद हम उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, हम उसको क ख ग घ, हम उसको ABC, ए से ए फॉर एप्पल, वो सिखाते हैं। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, और अगर कोई लेडी है, हाउस वाइफ है, उन्होंने जॉब छोड़ के हाउस वाइफ बनी है जस्ट बिकॉज फॉर हर फैमिली। और जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, और एक टाइम ऐसा आता है वो बच्चा खुद बोलता है कि माँ तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता। कोई अपने पिताजी को ऐसा नहीं बोलते है कि पापा आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं आता। लेकिन माँ को अक्सर हम लोग बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम लोग अक्सर बोल देते हैं, माँ तुम चुप रहो ना, तुमको कुछ नहीं आता। दोस्तों के सामने बेइज्जती मत कराओ, दोस्तों के सामने मेरा नाक मत कटाओ। मतलब जिस बच्चे को आप क ख ग घ सिखाते हैं, ABC सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वो आप पे उंगली उठाने लगता है जस्ट बिकॉज कि आप एक हाउस वाइफ हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप फाइनेंशियली अच्छे स्टेबल नहीं है। वहीं पे कोई अगर वुमेन है जो नौकरी कर रही है, अगर वो पैसे कमा रही है, तो वहां पे ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं आवाज आती है कंपेयर टू कोई हाउस वाइफ है। तो जब हम नाम की बात करते हैं,
पैसे की बात करते हैं, उनकी जो वैल्यू है उसके बारे में बात करते हैं। एक बेसिक सवाल ये होता है। इसके अलावा एक सवाल ये होता है कि जो लोग, अगर कोई घर में हाउसवाइफ है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हाउसवाइफ शब्द कहाँ से आया, क्योंकि शादी तो हाउस से होती नहीं है, शादी तो किसी इंसान से ही होती है। बट वो बोलने को बोलती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। पर उनको उनकी कीमत को बताने के लिए, उनको ये चीज वैल्यू उनको खुद फील करे, इसके लिए मैं बस पूछती हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं, जो हाउसवाइफ है, आप जब सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर जो जो काम करते हैं वो मुझे बताइए। बोलती है सुबह उठ के घर की सफाई करती हूँ, ये सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे को रेडी करती हूँ। वो बोलती सबका कॉस्टिंग जोड़ते हैं, सुबह का बर्तन धोने के कॉस्टिंग, खाना बनाने के कॉस्टिंग, बच्चे को तैयार करने की कॉस्टिंग, हस्बैंड के लिए टिफिन की कॉस्टिंग, बच्चे को जो स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से लाते हैं, उसकी भी कॉस्टिंग है। 3,000 4,000 होता है मंथली, कोलकाता में मैंने देखा है ये चीज। तो बच्चे को स्कूल ले जाना, उसको लेके आना, उसका होमवर्क करवाना, फिर उसको खेलने के लिए लेके जाना, घर में सास ससुर जितने भी इन लॉज हैं उसका सब कुछ करना, कपड़े की इस्त्री करना, फिर शाम का खाना, रात का खाना, ये सब की कॉस्टिंग अगर जोड़ेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है उसकी जो मंथली सैलरी है वो उसमें मैच नहीं कर पाएगी, राइट। लेकिन फिर भी अगर किसी दिन घर में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हस्बैंड आके सीधे बोलता है कि दिन भर करती है क्या हो, घर में बैठ के करती है क्या हो। और ये वैल्यू लोगों को पता नहीं। हमें जरूरत है कि हमें उसको वो अधिकार दिलाने की। वो सबके उठने से पहले उठती है, सबके सोने के बाद सोती है, फिर भी किसी दिन अगर ऐसा हो जाए तो लोगों से पूछते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो। और ये सब सवाल जब आप लोगों से पूछेंगे ना, तो लगता है कि उनके दुख को हम बयां कर रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे से कनेक्ट करती हैं वो चीजें, चाहे वो कम एज की महिला हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग फोर्स हो, सब अच्छे से कनेक्ट करती है। बस वो दुख बयां करना होता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी देना होता है। राइट। मधु, क्या आप कभी स्कूली बच्चों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश की है आपने? यस, आई एम को फाउंडर ऑफ सक्सेसकर्व.in। मैं फ्री व्हाट इज दिस एजुकेशन पे सक्सेस? काम करती मेरा हूँ। मेरा इंटेंशन यही था कि आप सक्सेसकर्व.in के बारे में खुद से बताओ। तो वो क्या है, आप क्या करते हो उसके अंदर में, और कैसे बच्चों को आप इंस्पायर मोटिवेट करते सी, जब मैं फॉरवेस्टगंज में पढ़ रही थी, तो मैंने जब 9th 10th 11th 12th कर रही थी मैं, तो मैं अपने आसपास में, चूंकि मैं फॉरवेस्टगंज में जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ के आसपास में बहुत सारे अनप्रिविलेज बच्चे रहते हैं। और मैंने देखा कि कुछ बच्चे को, जब मैं ऐसा था कि ओपन प्लेटफॉर्म है सो बोलना पड़ेगा, मैं बोलती हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं 9th 10th 11th 12th में थी और जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो आसपास के कुछ लड़कियां मेरे पास आती थी और मैं उसको फ्री एजुकेशन देती थी। बेसिकली मैं उन्हें पढ़ाती थी। और वो जो स्टूडेंट होती थी ना, वो बहुत अच्छी थी पढ़ने के लिए। और उसका 9th 10th का फॉर्म भरना था एंड वो मैट्रिक करती ऐसे करके। लेकिन उसी समय पे मेरा जब 11th 12th करके मैं कोलकाता चले गई, और जब मैं कोलकाता से आई, लगभग मैं 1 साल के बाद घर आई, तो मैंने देखी कि जिस लड़की को मैं पढ़ा रही थी, उस लड़की की शादी हो गई। एंड जब मैं उसको देखी तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये इस लड़की का कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता था, ये लड़की कितनी अच्छी पढ़ने में थी, बट इसके माता पिताजी ने इसकी शादी करवा दी। एंड मैं उस टाइम पे आई आई वॉज रियली, मतलब मैं हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाई इन बच्चियों के लिए, इस लड़कियों के लिए इसमें टैलेंट था, बट इसके अब ये जो लाइफ जिएगी, वो ना इसका मान होगा, ना सम्मान होगा, ना कोई वैल्यू देगा। और ये अपने टैलेंट कहाँ पे बिताएगी? किचन में बिताएगी। और किचन के कामों में भी जब वो अपना टैलेंट लगाएगी, उसकी भी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो एक ये मोमेंट था मेरे लिए जो मेरा लाइफ चेंजिंग था। एक तो ये था कि हम जो बच्चे होते हैं उनके टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम उसके लिए नहीं बना है मे बी। और जो हमारी माइंड सेट है खासकर लड़कियों के लिए, वो बहुत ही खराब है। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई थी एंड मेरा भाई भी इस चीज में ये सारी चीजें देख रहा था, तो हम बोथ, मैं और मेरे भाई और साथ में हमारे एक दोस्त थे, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जिस फॉरवेस्टगंज के माहौल में पढ़े हैं एंड हमने जो चीजें देखी है, जो मिसिंग है यहाँ पे, और उस सब चीजों को झेलते हुए, उन सब चीजों को पार करते हुए हम एक अच्छे पोजीशन पे गए हैं। हम तीनों हायर एजुकेशन में चले गए। कोई बीएड कर रहा था, कोई एमएस कर रहा था, कोई पीएचडी अभी कर रहा है। तो हम जब हायर एजुकेशन की तरफ जाने लगे और वहां पे देखे कि वहां पे जो हमारे साथ के दोस्त लोग थे, जब उनसे मैं पूछती थी ना, वो बताते थे कि 11th 12th में उसने कैसा अच्छा लैब में उसने एक्सपेरिमेंट किया है, कितने अच्छे टीचर्स थे,
कितने अच्छे वहाँ पे माहौल उनको मिला था, एंड वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मिसिंग पाई थी। इनफैक्ट कोई ऐसा टीचर भी नहीं मिला था कि आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। वो सिलेबस को कवर करने की बात कर रहे थे, और इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाते थे। तो मैंने अलग अलग माहौल देखा था एजुकेशन सिस्टम में, और मुझे लगा था कि जो मिसिंग है, मतलब कि जो तकलीफ हमने झेली है एजुकेशन को लेके, जो हमने मिस किया है, वो हम अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को हम वो मिस नहीं करवा सकते हैं। सो हमने सोचा कि इसको कैसे कर सकते हैं। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया successcurve.in। ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें कि हम जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और जो बच्चे बस पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो कभी भी पैसे उनके रास्ते में आए ना आए, हम उन्हें वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी फ्री वर्कशॉप की, फॉरबिसगंज में भी की। और इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी एक हमारा क्लब था जो था एक पहल, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा काम की है। उसमें हमने इंटरेक्शन सेक्शन मैंने किया फ्री में। जब हमारा क्लास खत्म होता था 5 बजे, तो 6 से 7 बजे तक, 6 से 8 बजे तक हम जाके पढ़ाते थे उनको, फ्री एजुकेशन देते थे। इसके अलावा हम उनके साथ दिवाली मनाते थे, बहुत सारी साइंस की वर्कशॉप हम करते थे, और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी करके उन्हें एजुकेशन में लाने की कोशिश करते थे, और वो कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। फॉरबिसगंज में आपने अभी तक कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे करके उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ा दिया है? नंबर्स नहीं बता सकती हूँ सर, क्योंकि कब कहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था हमारा और साथ में ऑफलाइन था। एक वर्कशॉप हुआ था, उसकी फोटोज अवेलेबल है। ये हमने किया था मे बी 3 साल पहले, जब हमने मैथ्स की कुछ चीजें उनको सिखाई थी, और मैथ्स को लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए हम लोगों ने 3 डेज का प्रोग्राम हमने किया था। उसमें लगभग 20 to 30 बच्चे आए थे। इसके अलावा मैं कोशिश रहती हूँ कि आसपास के जितने भी लोग एजुकेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग काम कर सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी हमारा है सक्सेस कर्व, उसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मिलके सब काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी CUCT का जो क्वालिफाई उन्होंने किया है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का जो इंट्रांस एग्जाम होता था, उस एग्जाम में हम उन्हें क्वालिफाई करवाए हैं। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप successcurve.in पे देख सकते हैं, सब अवेलेबल है मधु, पब्लिक। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चे हो जो आपसे अगर संपर्क करते हो, बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लॉन्च सच काइंड ऑफ थिंग, तो अगर आपके पास कोई ऐसे बच्चे हो जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो और वो अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बेशक अररिया जिला में और बिहार में इसको हमारे अलग अलग लोगों से बात भी हो रही है कि हम लोग इसको चालू करेंगे, उनको फाइनेंशियली हेल्प करके। शुरुआत 1-2 से ही होगी, और हम लोग 1-2 से शुरू करके उनको अलग अलग स्कूल्स में दाखिला दिला करके उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट, ऐसे कनेक्शंस आएंगे तो काइंडली लेट मी नो, हम जो उसमें मदद कर सकेंगे हम उस चीजों को जरूर आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। श्योर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपसे बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि ये जो सेशन हुआ है, ये मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, बाकी लोग देखेंगे तो वो कितने ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे मेरे को नहीं पता। लास्ट में आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हो फॉर बोथ द एम्प्लॉयड यूथ as well as the unemployed youth? Why I'm telling about the employed youth as well, because वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पढ़ लिख लिए हैं, उनकी भी सोसाइटीज को लेकर के कोई जिम्मेदारियां हैं। वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अगर ढंग से निभाने लग जाए तो शायद मुझको लगता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां आधा से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। कहावत भी है कि समाज खराब गलत आदमियों से नहीं होता, समाज खराब अच्छे आदमियों के चुप होने से होता है। तो दोनों के लिए आपका लास्ट में क्या संदेश रहेगा? सर आपने सही बोला कि दिक्कत तो यही है कि हम जो यूथ है वो सही में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग दहेज प्रथा के बारे में बहुत बड़े बड़े निबंध लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम गवर्नमेंट जॉब में इन करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि मेरे माता पिताजी को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि दहेज नहीं लेना है। लेकिन भैया आप पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में जाके आप अपने माँ बाप को नहीं समझा पा रहे हैं कि दहेज लेना बुरी बात है, तो अपने समाज को क्या समझा पाएंगे, अपने देश को क्या समझा पाएंगे? शुरुआत तो घर से होती है। वो ऐसे लाचार बेबस दिखाते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत अपने घर से कीजिए। अगर आप यूथ हैं तो सबसे पहले दहेज को सबसे पहले खत्म कीजिए, जो एम्प्लॉयड है। और जो है ना, हमारे बिहार में तो ये कुछ ज्यादा ही है, गवर्नमेंट जॉब वालों का है ना,
कीमत लगती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अभी 2 साल से मैं बिहार में हूँ, लॉकडाउन जब हुई थी तभी से मैं बिहार में हूँ। और बिहार में जब माहौल में रहती हूँ तो कुछ ना 1-2 फ़ोन जब आते हैं मेरे पेरेंट्स के पास में, और जब मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं ये वही भाई है जिसको मैं सोचती थी कि आदर्शवादी भाई है, और वो भाई बोलता है कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बिहार की ऐसे असंख्य केसेस हैं जहाँ पे यूथ भाषण कुछ और देते हैं पर घर में कुछ और होते हैं। एक तो वहाँ पे खत्म करने की जरूरत है। दूसरी चीज, एक तो दहेज प्रथा खत्म कीजिए, एक तो रिस्पेक्ट दीजिए, वो सबको, फीमेल हो मेल हो दोनों को दीजिए। और साथ ही साथ आप कंट्रीब्यूशन कीजिए अपनी कंट्री की ग्रोथ में। हम लोग बस पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं, ना सही से टैक्स पे करते हैं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट से हम लेते हैं, बेसिकली एक गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो जो पैसे लेते हैं वो कहीं ना कहीं जो देश की आम जनता है, आम जनता ने जो टैक्स पे किया है उसका पैसा हम ले रहे हैं। हमें लगता है कि हमें सरकार दे रहा है, पर सरकार थोड़ी दे रही है। सरकार कहाँ से, पैसे छाप थोड़ी रही है। सरकार तो जनता की टैक्स जो है वो आपको दे रही है। तो चाहे जो भी हो, एक बैंक का कर्मचारी हो, एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, कोई भी अगर सरकारी है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो जनता का पैसा है। तो आप उस जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आपके घर में हो सकता है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपके घर में जो बाई आती है, उस बाई ने भी टैक्स पे किया है, उसका आप पैसे ले रहे हैं। तो उस क्या बाई के बच्चे की एजुकेशन फी आप नहीं उठा सकते? उस बाई के साथ अगर गलत हो रहा है, उस बाई पे अगर उसके हस्बैंड हाथ उठा रहे हैं, क्या उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते? क्या उसको एजुकेशन नहीं दे सकते? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करने लगे ना तो हमारे देश को हम बहुत आगे बढ़ा देंगे। और लास्ट में जो यूथ है जो भी कमा नहीं रहा है, तो भैया वेट मत करो, बहुत साधन है, बाहर में पैसे पड़े हुए हैं। उस पैसे को कैसे लेके आना है उसके लिए सोचिए। अगर किसी यूथ को अगर आप बोलेंगे ना कि यहाँ पे जॉब लगेगा तुम्हारा, 10,000 की नौकरी लगेगी, तुम्हारा काम यहाँ पे सेलिंग का है, कर लो, तो वो कर लेते हैं क्योंकि उनको जॉब मिल जाता है 10,000 का। लेकिन उनको यही बात बोलिए कि आप अपना कुछ प्रोडक्ट बना के या कुछ करके आप सेलिंग का काम खुद से करो तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे। सेलिंग में ज्यादा पैसा, इंटेंसिव इंसेंटिव है, पर वो अपने से नहीं करता। आज मुकेश अंबानी जी इसलिए अंबानी क्योंकि उन्होंने यही ऐसे ही स्टार्ट किया था। कुछ चीजें खरीदते थे, कुछ चीजें बेचते थे, और यहाँ से एक मुकेश अंबानी पैदा हो गए। आज देखिए कंट्री के जीडीपी में कितना ग्रोथ है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट हम उसके तरह नहीं सोच रहे हैं। तो हमें माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। पढ़ाई के साथ हम फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, अलग अलग चीजें देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कैटरीना की शादी हो रही है, कैटरीना की शादी का इनविटेशन भी नहीं मिलता, न्योता भी नहीं मिलता, फिर भी इंटरेस्टेड हैं कि कैटरीना की शादी कब हो रही है, उसका फोटो देखने के लिए लगातार लगातार रिफ्रेश कर रहे हैं अपने पेज को। लेकिन ये देखिए कि आपके घर में जो आपकी बहन है, आपकी जो छोटी बेटी हो सकती है, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी होगी, आपकी बहन की शादी में आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कि बहन की शादी का जिम्मा पापा के सर पे है। पापा जमीन बेच के कर रहे हैं, पापा अपने पूरी पूंजी लगा के कर रहे हैं, और पापा अगर मिडिल क्लास में है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा डाल डाल कर उसको लोअर क्लास में लेके आ रहे हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हम यूथ हैं। तो बस ये सब काम, छोटा छोटा चीज अगर हम इसको अगर चेंज कर देना तो अपने देश, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी को एक अलग आयाम पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मधु। आपकी जो बातें हैं, अगर सच में यूथ इन बातों को समझ जाए तो शायद हमारा देश, जैसा आपने कहा कि डेवलपिंग इंडिया से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ चुका होगा और बढ़ जाएगा। अंत में चूंकि आपने ये बात कही, तो अब मैं आपसे लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जब आप ये कोट और टाई पहनती हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके का रहता है? इट्स नॉट अबाउट क्लॉथ, ये कपड़े से नहीं आता, ये मेरे अंदर जो एजुकेशन आई है उससे आता है। सिंस मैं मार्केटिंग के फील्ड से हूँ एंड मैं रिसर्च के फील्ड से हूँ, तो रिसर्च में भी ये कपड़ा चलता है। जब हम पीएचडी का प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम इस कपड़े में भी जाते हैं, और खासकर मार्केटिंग में भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये कपड़ा मेरे प्रोफेशन को दर्शा रहा है, लेकिन इस कपड़े के पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने चीज़ों को समझा है, लगातार काम करके, लोगों से इंटरेक्ट करके, जो मैं, क्योंकि मेरी बातें हैं ना यहाँ से नहीं निकल रही है, मेरी बातें यहाँ से निकल रही है। तो कॉन्फिडेंस तो जो हम किताब पढ़ते हैं, जिनकी संगति में रहते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, उससे आता है। और जो बात बार बार आती है कि फॉरबिसगंज जैसे छोटे शहर, जी नहीं, कोई भी शहर आज के टाइम पे छोटा या बड़ा नहीं रहा। बिकॉज शहर भले ही छोटा हो सकता है, पर आपकी संगति छोटी या बड़ी नहीं हो, बड़ी जो है वो हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ
कि मुझे बड़े लोगों के साथ रहना है, तो मेरे फ़ोन के साथ मैं अपने बड़े लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। उस युग में हम आ चुके हैं। हम 22 में हैं। अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं, अंबानी जी का सोच देख सकते हैं, हम देख सकते हैं टाटा जी का सोच, तो हम उनके साथ रह सकते हैं। छोटा सोच तो यहाँ से डेवलप नहीं होता, छोटा शहर से नहीं। बेसिकली हम किसके साथ टाइम बिता रहे हैं। आज मैं अगर विवेकानंद जी का किताब पढ़ती हूँ, तो बेसिकली मैं उनके साथ टाइम बिता रही हूँ। आज मैं बड़े-बड़े लोगों की, कलाम सर की बायोग्राफी अगर पढ़ती हूँ, तो बेसिकली मैं उनके साथ टाइम बिता रही हूँ। तो छोटे-छोटे शहर में भी बड़े-बड़े लोगों के साथ रह के हम बड़ी सोच पे जा सकते हैं, और वो बड़ी सोच का वो जो मुझे मिला है, जो एजुकेशन के फील्ड में जिनके साथ मैं रही, जितने अच्छे-अच्छे प्रोफेसर के साथ में रही, बिज़नेस के फील्ड में गई तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले। चाहे वो मोहन प्रसाद सर की बात करूँ, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बात करूँ, चाहे संदीप माहेश्वरी सर की बात करूँ, चाहे संतोष टाइगर की बात करूँ, जो भी जितने सारे लोग हैं, जो भी मेरे जिनसे मैं सीख रही हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सबकी सोच, उन सबकी जो भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ ही हैं जो मुझे कॉन्फिडेंट बनाती है, ना कि ये ड्रेस। हाँ, ये ड्रेस इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये ड्रेस है जो मेरे तन को ढक रहा है, बस इसलिए पहन रही हूँ। मार्केटिंग में हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बस इसलिए। इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच मधु हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप चैनल के बारे में लोगों को जरूर बोलें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक तो पहुंचेगा ही, और बहुत से लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे। लास्ट में आप चैनल के बारे में जरूर बोलें कि हाउ डू यू फील। थैंक यू सो मच। और आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी अपने फील्ड में जब बहुत बड़ा कर लिए हैं, उनको लेके आते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी नाम होता है, उनको लेके आते हैं। बट आप ऐसे पहले व्यक्ति मुझे दिखे जो कि जस्ट संघर्ष कर रहे हैं, उनको लेके आप आ रहे हैं। तो बेसिकली आप उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, और आप चूंकि दूसरों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। यही नियति है, और यही आपका स्टेटस भी है शायद व्हाट्सएप पे। तो आपका चैनल ऐसे ही ग्रो होगा। और लेकिन जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको लगता है ये बातें किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। थैंक यू।